वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। जैसे शो में हम आपको बताते हैं समझदारी से आपको निवेश करना है, उसी तरह हम आपको बताएंगे आज के शो में कैसे समझदारी से आपको खर्च करना है। अगर आप खासतौर से अगर कोई गाड़ी खरीदने का इरादा आपके जहन में है तो फिलहाल आपके लिए बेस्ट बाय आपके बजट में कौन सी होगी, इस पर आपको गाइड करेंगे। हमारे साथ टाइम्स ड्राइव के एडिटर एंड लीड क्रांति संभव जुड़ गए हैं। क्रांति, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप हमारे स्पेशल सेगमेंट में आकर दर्शकों को गाइड करते हैं। तो आप अपनी रिकमेंडेशंस दें, उससे पहले तो मुझे ये जानना है कि फिलहाल क्या गाड़ियों का बाजार गर्म है, क्योंकि महंगाई देखिए चौतरफा हमारी जेब पर वार कर रही है। हालांकि रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही है कि जहां तक घर लेने की बात है, गाड़ी लेने की बात है, लोग काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उत्साह दिखा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है गाड़ियों के मामले में, बताएं हमको। बहुत बहुत शुक्रिया कविता। इस शो में शामिल होना हमेशा एक अच्छा अनुभव रहता है और एक पता भी चलता है कि दुनिया में जो बाकी जो हमारे दर्शक हैं वो किस तरह से सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में सवाल है। प्लस अभी अगर हम बात करें, जो नंबर्स हैं थोड़े से पेचीदा नंबर्स हैं, क्योंकि अगर हम मई 2022 की बात करें तो मई 2021 से बेहतर हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या वो प्री पैंडेमिक लेवल से बेहतर हुए हैं? तो वो वैसा नहीं हुआ है। इसके अलावा बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी और दिलचस्प, जिसे हम कहेंगे विरोधाभासी जिसे हम कहते हैं, ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जहां पर एंट्री सेगमेंट में थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और चर्चित बयान आया था मारुति सुजुकी की तरफ से कि ब्रेड एंड बटर सेगमेंट में से उनका बटर गायब है, क्योंकि जो छोटी गाड़ियां हैं जिसके लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है देश की नंबर 1 कार कंपनी मारुति सुजुकी, वहां उस सेगमेंट में जो बिक्री है पिछले 4 साल में 4 लाख के आसपास वो नीचे तक गई है। तो एक तरफ हमने एंट्री सेगमेंट में जो गाड़ियों की जो बिक्री है उसे हमने कम होते हुए देखा है, लेकिन वहीं अगर 10 लाख से ज्यादा जो हमने देखा गाड़ियों की कीमतें हैं, वहां पर रेशियो बढ़ गया है। जहां हमने कल ही वैसे आपको बताएंगे Hyundai के वेन्यू का एक नया वर्जन लॉन्च हुआ है और Hyundai ने जानकारी दी कि किस तरह से जो एसयूवी का जो उनका रेशियो है वो तो बिकी बढ़ ही गया है, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो 10 लाख से ऊपर की जो गाड़ियां होती थी उसका रेशियो जो 2018 में हम 16-17% के आसपास देख रहे थे, वो 37% के आसपास पहुंच गया 2022 में। इसका मतलब ये कि लोग फीचर से लोडेड, थोड़ी सी महंगी, अपने चॉइस के हिसाब से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स वाले, ज्यादा लग्जरी वाले, वो फीचर्स वाले वो गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो मिडिल क्लास जो है वो खरीद तो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो एंट्री सेगमेंट है वहां पर लोग थोड़े से हिचक रहे हैं। जैसा हमने सायम के नंबर्स में भी देखे, 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट जो है वो लैग कर रहा है। इसका मतलब है कि जो 2 व्हीलर से जो छोटी गाड़ियों में आते हैं वो वाला सेगमेंट थोड़ा सा अभी भी सहमा हुआ है वजहों से, पैंडेमिक के बाद, रोजगार की बात, महंगाई, इन्फ्लेशन, सबसे जो भी कुल मिलाकर असर ये हम देख रहे हैं कि एंट्री सेगमेंट में वहां पर जो खरीदार हैं वो थोड़े से हिचक रहे हैं। लेकिन जो पहले से गाड़ी खरीद चुके हैं या एक थोड़े से ज्यादा बजट वाले गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, वो शायद थोड़ा सा और महंगा ही सौदा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो बहुत ही दिलचस्प मूवमेंट हम देख रहे हैं इंडियन कार इंडस्ट्री में। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं कारों की कीमतों की बात करूं तो पिछले एक आधा साल में ये कितनी ज़्यादा बढ़ी है? तमाम सेगमेंट्स जो आपने मेंशन किए हैं, क्या उनमें हमने कीमतों को बढ़ता हुआ देखा है? बिल्कुल सभी जैसे हमने जो छोटी गाड़ियों वाली बात बोले हैं वो हम्म। लगभग 20-25% जब कीमतें बढ़ गई हैं। अगर हम्म। हम एंट्री कीमतों की ही बात करें, लगभग सभी में उस तरह का इजाफा हमने देखा है। वहीं आप देखिए कि अगर हमें याद होगा जब फॉर्च्यूनर टोयोटा की लॉन्च हुई थी, आज की तारीख में जो हमारे जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने फॉर्च्यूनर को आते हुए देखा, उनको विश्वास नहीं होता है कि जो उसका टॉप एंड है आज की डेट में वो 48 लाख रुपए तक की वो एसयूवी आ रही है, जिसके बारे में कई लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो कीमतें हर सेगमेंट में जो है बढ़ी है, चाहे वो हम चिप शॉर्टेज की बात करें, चाहे हम बात करें जो इनपुट कॉस्ट है उसके बढ़ने की, और जाहिर सी बात है जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा है जिस सेगमेंट में लोग खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी खबर आज की डेट में जो सबसे बड़ा जो एक तरह से डिलेमा मेरा होता है, बहुत सारे जो लोग जानते भी हैं, वो अगर अप्रोच करते हैं, जो मैं सोशल मीडिया से मुझे संदेश मिलता है, सबसे बड़ी समस्या आ गई है वेटिंग पीरियड की। आपको जानकारी होगी महिंद्रा भी अपनी नई स्कॉर्पियो लेकर आ रही है, और वहां सबसे ज्यादा जो सवाल मेरे पास आ रहे हैं सोशल मीडिया पर वही कि क्या ये एक्सयूवी 700 की तरह वेटिंग पीरियड तो नहीं लेकर आ जाएगी, क्योंकि जो एक्सयूवी 700 मुझे याद है कि हमने एक बार शो किया था उसके लॉन्च के बाद। आज की तारीख में कई जो 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 उसके वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है। मतलब 80 85-84 टाइप का जो एक वक्त होता था जब लोग गाड़ियों को बुक करके इंतजार
करते थे साल 2 साल, अब वो वाली स्थिति एक बार फिर से आ गई है। तो कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन सप्लाई भी थोड़ा कम हुआ है चिप शॉर्टेज, प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट की वजह से। तो वहाँ पे लोग जो ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हैं, उनको भी गाड़ी मिलने में मुश्किल हो रही है। अच्छा, क्रांति, एक ओवरव्यू चाहिए आपका, क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया भर के बाजारों में किस तरह का उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। भारत भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन विदेशी बाजारों में और इकोनॉमीज में मंदी, रिसेशंस की बातें जोर पकड़ रही हैं, स्टैगफ्लेशन की बातें जोर पकड़ रही हैं। ऐसे में आप कार मेकर से लगातार बात करते रहते हैं, इंडिया को लेकर उनका आउटलुक कैसा है? क्योंकि अगर तमाम डेवलप्ड इकोनॉमीज में अगर हम रिसेशन का एक साया देखेंगे आता हुआ, तो मेरे ख्याल से भारत जैसे बाजार ही है जहां पर उनको अपनी पकड़ जमाए रखनी होगी। उनका व्यू फिलहाल क्या है? उनका व्यू, मैं अगर ओवरऑल मूड कहूं तो काफी ऑप्टिमिस्टिक है। वो इंडियन कार इंडस्ट्री के लिए मोस्टली जिन जिन मैन्युफैक्चरर्स हमने बात की है, लगभग सभी काफी बुलिश हैं। कुछ जो हैं वो अपने इलेक्ट्रिक प्लान्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें पता है कि 2 से 3 साल में उसकी जो जरूरत है। जैसे अभी पिछले महीने आपने शायद ध्यान दिया हो, टाटा मोटर्स ने 2 अपने कॉन्सेप्ट गाड़ियां जो है लाइन कर्व और दूसरी अविन्या जो है शोकेस की थी। उसका मतलब ये था कि वो 3 से 4 साल में कितनी गाड़ियां लेकर आ रही हैं, उसके लिए अभी से तैयार है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले शायद आपने स्टोरी देखी हो, हमने अपने शो में चलाया भी था IIT नाउ स्वदेश के ऊपर, जो सिट्रन है वो अपनी C3 लेकर आ रही है। सिट्रन जो पुरानी उनकी गाड़ी थी C5, वो थोड़ी सी फ्लैगशिप महंगी गाड़ी थी, लेकिन आज की तारीख में वो मास मार्केट में आना चाहते हैं। और ऐसा मुझे लग रहा है उस गाड़ी को देखिए कि हो सकता है स्विफ्ट और बलिनो के बीच के सेगमेंट में शायद वो ले गए। कहने का मतलब ये है कि वो काफी बुलिश हैं, इसी वजह से इतना पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, इसी वजह से वो इतने अग्रेसिव हैं। और उसमें एक प्रैक्टिकल या बिजनेस के हिसाब से जो मुझे मैं भाप सकता हूं उनकी बातचीत से, वो काफी निश्चिंत हैं एक चीज को लेकर कि उनके पास मोरलेस 6 से 7 से लेके साल 1.5 साल की जो इन्वेंट्री है, ऑलमोस्ट वो बुक्ड है, सोल्ड है। तो उससे थोड़ी निश्चिंता है। चाहे वो हम इंटरनेशनल मामले में जैसे वॉर को देखें, उसके भी कुछ एक असर देखने को मिले, या फिर हम अमेरिका में अर्थव्यवस्था की बात करें, उसका भी असर देखने को। लेकिन ओवरऑल मूड जो है वो मुझे काफी ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है मोरलेस सभी मैन्युफैक्चरर्स में। और वो काफी और खासकर वेटिंग पीरियड को लेकर, भले ही वो कहें कि हम बहुत परेशान हैं, डिलीवरी नहीं हो रही, लेकिन उनके चेहरे पर एक राहत मैं जरूर देख पाता हूं कि हाँ, गाड़ियां तो बिक रही हैं। अच्छा, ईवीज का जिक्र नहीं किया आपने अब तक, इसके लिए क्या अपडेट है? सॉरी, मैं मिस कर ईवीज गया। का, इलेक्ट्रिक व्हीकल जी। ईवीज जो है वो अभी ही आज ही हम दिन भर 2-3 ईवीज के बारे में आंकड़े जुटा रहे थे, क्योंकि अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पिछले कुछ दिनों में हम देखा है कि ईवीज जो है वो न सिर्फ लॉन्चेस हुए हैं। टाटा मोटर्स के नंबर्स आप देख ही सकते हैं कि एक महीने में 3-3, 4-4 हजार अगर वो ईवीज बेच रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद इसी कॉन्फिडेंस से उन्होंने आने वाले टाइम में जो है वो अपने दोनों नेक्स्ट सेकंड जनरेशन और जनरेशन 3, ये तीनों है इलेक्ट्रिक। अभी जो है उनका नेक्सॉन और टिगोर ईवी वो चल ही रहा है, लेकिन सेकंड और थर्ड जनरेशन का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। महिंद्रा अपने ईवी प्लान को लेकर बहुत ज्यादा पहले से अग्रेसिव नजर आ रही है। हमने ऑटो एक्सपो 2020 में देखा था, लेकिन अब जो है बहुत जल्द एक कॉन्सेप्ट वो सभी मीडिया के सामने पेश करने वाले हैं कि किस तरह से उनका ईवी का प्लान होगा। एक और बड़ी खबर जो आपने देखी होगी, EV6 जो थी किया की, जो CPU पूरी तरह से इंपोर्टेड आई है, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट डबल टैक्स है। बावजूद इसके उनकी उम्मीद थी कि 100 गाड़ियां बुक होंगी, और जिस दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के होते होते 356 गाड़ियों की बुकिंग हो चुकी थी। और इसकी कीमत आपको बता दें 60 से 65 लाख रुपए एक शोरूम है। तो किया की एक गाड़ी जो इलेक्ट्रिक है, उसके लिए लोग 60 से 65 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, और 100 नहीं। वो कंपनी ने थोड़ा कंजर्वेटिव मामला रखा था। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि एक तो जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे हमने देखा। अभी हाल में एक हमने स्टोरी की है, वो थोड़े दिन बाद हम उसे ऑन एयर भी करेंगे। वहां पे हमने देखा है कि डे टू डे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जो संघर्ष पहले या कंफ्यूजन रहता था कि कहीं पर चार्जर लगेगा नहीं लगेगा, वहां पर आप पेमेंट कैसे करेंगे, नेटवर्क रहेगा या नहीं रहेगा, कनेक्ट हम कैसे करेंगे, बड़ी सारे इनोवेशंस थे, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जो मैसेजेस, जो सवाल, जो मेरा सबसे बड़ा बैरोमीटर है कि मूड क्या है, माहौल क्या है, वहां पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लगातार लोगों के आ रहे हैं कि पहली बार वो किसी आईसी या इंटरनल कम्बशन इंजन वाले पेट्रोल डीजल गाड़ी के बारे में पूछूं। दूसरा सवाल उनका आ रहा है, क्या मैं उस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंतजार करूं या नहीं करूं। तो मुझे लग रहा है जितना हम सोच रहे थे उससे ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन होगा इंडिया में, और जो कस्टमर्स हैं वो पहले से ज्यादा तैयार हो रहे हैं।
बीच में ये जो आग लगने की खबरें बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रही थी, इसको लेकर हम कह भी रहे थे कि सरकार को दिशा निर्देश जो हैं वो जारी करने चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए अपनी गाइडलाइंस में। इसको लेके कोई प्रोग्रेस हुई है या कोई ठोस कदम उठाए गए हैं? इसको लेकर जो जांच कमेटी की जो बात हम लगातार खबर देख रहे थे, उसमें अब कहा जा रहा है कि अब उसमें हम दिशा निर्देश जो है वो देखेंगे। प्लस जो बैटरी की क्वालिटी जो है उसको मैंडेटरी उसको किस तरह से चेक किया जाए, क्योंकि जिस बैटरी की क्वालिटी के साथ टेस्टिंग हो रही है वही बैटरी लगातार इस्तेमाल हो रही है या नहीं, तो वो हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर अब जो है कड़ाई से उसका शायद पालन होगा। लेकिन उसके लिए फॉर्मल जो नोटिफिकेशन है या फॉर्मल किस तरीके से टू डू लिस्ट होगा सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, वो अभी सामने आना बाकी है। लेकिन उसके ऊपर सरकार जो है वो काफी गंभीर जरूर हो गई है, और इससे जो है इवन मैन्युफैक्चरर्स भी परेशान है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में जो ये हो गई कि ईवी के सेक्टर में बूम आ रहा है, सभी कंपनियां लेके आना चाहती हैं, लेकिन मूड जो है वो उसकी सुरक्षा को लेकर थोड़ा खराब हो रहा है। तो वहां पे जो कंपनीज है, मैन्युफैक्चरर्स के एसोसिएशंस है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, वो भी अपने ऊपर काफी कड़ाई जरूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक या दो प्रोडक्ट के वजह से एक ब्रांडिंग जो है वो गड़बड़ अगर होगी तो फिर नुकसान आने वाले वक्त में सभी का होगा। तो मुझे लग रहा है कि एक तो हम सरकारी जो दिशा निर्देश है उसका वेट कर रहे हैं, प्लस कंपनीज की तरफ से भी हमें लगता है कि अब इसका जो कंप्लायंस होगा वो पहले से ज्यादा सिंसियर जरूर नजर, काफी कुछ स्टेक के ऊपर है इन सभी कंपनीज के लिए। ऑलराइट, चलिए अब उस सवाल पर मैं आती हूँ जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है, आपकी रिकमेंडेशंस का। तो किस बजट में कौन सी कार आप रेकमेंड कर रहे हैं? यहाँ पे दो तीन जो प्रोडक्ट्स हैं कविता, उसमें कीमत मुझे नहीं पता है अभी फिलहाल, और इस वजह से मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोलूंगा। लेकिन जो गाड़ियां जिसके ऊपर नजर आपको रखनी चाहिए, अगर आप हैचबैक सेगमेंट में देख रहे हैं तो फिर जिस सेगमेंट में आपने देखा है कि हाल में मारुति ने नई बलिनो उतारी है और टोयोटा ने उसी बलिनो के जो रीबैजिंग होती है ग्लांजा का नया अवतार उतारा है, काफी हाईटेक है वो भी। वहां उस सेगमेंट में सिट्रोन की C3 भी आ रही है। तो वहां अगर आपको ड्राइविंग का शौक है तो वहां पर एक लीटर वाला टर्बोचार्ज इंजन है, लगभग 108 bhp की ताकत है और काफी तेज तर्रार भागती है। फीचर के मामले में बहुत हाई नहीं मैं कहूंगा, बहुत लोडेड नहीं कहूंगा, लेकिन हैचबैक सेगमेंट में एक इंटरेस्टिंग, अगर उसके प्राइसिंग 5 से 8 लाख के बीच में अगर है तो आई थिंक एक अच्छा प्रोडक्ट होगा। दूसरी जो गाड़ी है जिसके ऊपर सबकी नजर है, क्योंकि एक हाइप महिंद्रा का ये मेरे ख्याल से हैट्रिक बनने जा रहा है, क्योंकि थार में भी हमने देखा था, XUV700 में भी देखा था, स्कॉर्पियो में भी देख रहे हैं हम कि अब वो स्कॉर्पियन के नाम से स्कॉर्पियो का नया अवतार लेकर आ रही है। उसकी प्राइसिंग उम्मीद हम कर रहे हैं कि हो सकता है 11 से 18 के बीच में हो या अप डाउन हो, लेकिन उसको लेकर भी काफी उत्सुकता है। तो अगर आप बड़ी SUV देख रहे हैं जो थोड़ी सी रगड हो, शहरी के बाहर वाले माहौल में जाना चाहते हैं, तो स्कॉर्पियो के ऊपर आप नजर डाल सकते हैं। इसके अलावा जो ट्राइड एंड टेस्टेड ब्रेजा है उसका भी नया अवतार आपको जुलाई में, बल्कि इसी महीने के आखिर में देखने को मिल जाएगा। तो ये 3 नई गाड़ियां हैं। सेडान में आपने देखा होगा कि हाल में जो एक तो थोड़ी महंगी आई है, वो हाइब्रिड एक अच्छा ऑप्शन जरूर है, लेकिन थोड़ी सी महंगी है सिटी जो हाइब्रिड जो आई है। लेकिन वहीं फोक्सवैगन ने वर्टस भी उतार दिया है, जो स्कोडा की स्लाविया है। दोनों की गाड़ियां प्लेटफॉर्म सेम है, जैसे हमने स्कोडा का कुशाक और टाइगुन देखा था फोक्सवैगन, वैसे ही स्लाविया और वर्टस है। तो अगर आपको सेडान लेना है, उन दोनों के बीच में आप एक चुनाव कर सकते हैं। छोटी SUV लेनी है तो फिर वेन्यू कल ही लॉन्च हुई है, उसकी कीमतें आपको पता है, लेकिन ब्रेजा के लॉन्च का इंतजार कर सकते हैं। और थोड़ी बड़ी SUV लेनी है तो स्कॉर्पियो की कीमतों का इंतजार करें। आई थिंक मोरलेस ये सभी जो सेगमेंट है कवर हो जाएंगे इन पॉइंट से। अल्ट्रा HNIs क्या खरीद रहे होंगे क्रांति? सॉरी, अल्ट्रा HNIs क्या खरीद रहे होंगे? महंगी से महंगी कौन सी गाड़ी? उसमें वहां पे भी मामला बहुत पेचीदा फंसा हुआ है कविता, क्योंकि हाल में हम C क्लास के ड्राइव के ऊपर गए थे तो और वहां पर मर्सिडीज के सभी टॉप मैनेजमेंट से जब बात हुई थी, एक इंटरेस्टिंग चीज हमें ये पता चली, 5000 के आसपास बुकिंग है। मतलब हम कुछ साल पहले तो अंदाजा या उम्मीद या कैलकुलेट नहीं कर सकते थे कि इस सेगमेंट में मर्क जैसी कंपनी इंडिया में 5000 की सेल कर रही है, लेकिन 5000 की बुकिंग के ऊपर वो पहले से मौजूद है और वहां पे उनको अपनी गाड़ियों की बुकिंग बंद करनी पड़ी। तो यहाँ अगर हम टॉप जो उस सेगमेंट, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में फिलहाल तो कुछ पिछले अदर देन C क्लास हमने BMW की तरफ से इलेक्ट्रिक सेडान देखी थी, लेकिन जो एक बड़े बजट वाली जो एक गाड़ी हमने देखी, जो जिसका मैंने जिक्र किया था, किया EV6, 60 से 65 लाख रुपए के बावजूद उसके लिए जैसा रिसेप्शन था और इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के बावजूद मैं काफी उसको लेकर सरप्राइज हुआ। तो मेरे ख्याल से जो तीनों ही जर्मन महारथी हैं वो तो मेरे ख्याल से काफी खुश हैं अपने जो बुकिंग के नंबर्स हैं।
लेकिन बाकी भी नए-नए चीज़ों के लिए एचएनआईज़ जो हैं, वो खर्च करने के मूड में हैं, एक्सपेरिमेंट करने के मूड में हैं। अगर उनकी आइडेंटिटी को एक एक्सक्लूसिविटी मिल रही है, तो वो बिना किसी हिचक के गाड़ी लेने के लिए तैयार है। बिल्कुल, और इस लिहाज से हम कह भी सकते हैं कि भारत में गाड़ियों का बाज़ार अभी भी काफ़ी गर्म है। हाँ, थोड़ी-सी बाइंग पैटर्न में थोड़ा-सा बदलाव आता हुआ ज़रूर हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग खरीदारी तो कर रहे हैं गाड़ियों की। बहुत-बहुत धन्यवाद क्रांति, तमाम टिप्स देने के लिए, समझदारी से कैसे इस माहौल में आपको गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए, इस पर अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए।